माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाणिज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर प्रस्तुत हुए हैं और ये विगत वर्षों के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आगामी जो पेपर होंगे अकाउंट क्लर्क वगैरह असिस्टेंट अकाउंट उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो लीजिए वन बाय वन प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंपनी के किसी मीटिंग में निष्पादित कार्यों के अभिलेख को क्या कहा जाता है? कंपनी के किसी मीटिंग में निष्पादित कार्यों के अभिलेख को क्या कहा जाता है? द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट कंपनीज मीटिंग इज कॉल्ड। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है? कार्यक्रम एजेंडा, कार्यव्रत माइन्यूट्स, प्रतिवेदन या प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर है कार्यव्रत। अब देखिए माइन्यूट्स क्या है? हर कंपनी को, एवरी कंपनी ओपीसी को छोड़ के यानी कि 1% कंपनी को छोड़ के हर कंपनी को अपना क्या है एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। ये कब करनी पड़ती है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, अगले साल 31 मार्च को एंड होता है। तो जब 31 मार्च को जब एंड होगा फाइनेंशियल ईयर तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि सितंबर एंड तक फिर आपको एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। उसमें मीटिंग में क्या क्या आप कार्य करेंगे, क्या आपके मीटिंग की डेट क्या होगी, क्या क्या कार्य करेंगे, क्या उसका कार्यक्रम होगा, क्या उसका एजेंडा होगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या हो उसमें विवरण दिया होगा, तो उसे बोलते हैं कार्यव्रत। और इस प्रकार से जो है ये रिटन रिकॉर्ड होता है, इसको हम कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट कंपनीज मीटिंग इज कॉल्ड कार्यव्रत यानी कि माइन्यूट्स। और ये जो कार्यक्रम है एजेंडा ये तो माइन्यूट्स का एक पार्ट है, उसके अंदर एजेंडा होता है कि क्या क्या कार्य होने। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा कार्यव्रत। दूसरा प्रश्न है, किसी कंपनी के पंजीयन का निर्णयात्मक साक्ष्य होता है। द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, समामेलन का प्रमाण पत्र, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है समामेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो समामेलन का प्रमाण पत्र किसी भी कंपनी के पंजीयन का निर्णयात्मक साक्ष्य होता है। तो सही उत्तर हो गया आपका समामेलन का प्रमाण पत्र, आंसर बी। अगला प्रश्न है, अभिदत्त पूंजी या याचित पूंजी का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है? जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है। और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी मांगती है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बकाया याचना, अयाचित पूंजी, अग्रिम पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो कॉल्सिनियर भी नहीं होता है। कॉल्सिनियर तो होता है जैसे मान लीजिए कंपनी ने कॉल्स पे एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा और कुछ कॉल्स पे पैसा मांगा और कुछ शेयर होल्डर ने कॉल्स पे पैसा नहीं दिया तो कॉल्सिनियर होता है। तो ये तो आंसर नहीं है, इसका आंसर है अनकॉल्ड कैपिटल। यानी कि डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको कंपनी नहीं मांगती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यावसायिक इकाई में आदर्श चालू अनुपात एवं आदर्श त्वरित अनुपात क्या है? आइडियल करंट रेशो एंड आइडियल क्विक रेशो क्या है फॉर ए बिजनेस एंटिटी? 1:1 एंड 2:1, 2:1 एंड 1:1, 1.2:1 एंड 2.1:1 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो करंट रेशो होता है वो आइडियल माना जाता है 2:1 और क्विक रेशियो आइडियल माना जाता है 1:1। तो पहला करंट रेशियो ध्यान रखिए, करंट रेशियो पहले तो उसका 2:1 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2:1 एंड 1:1। क्विक रेशियो में से 1:1 आइडियल माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्यशील पूंजी है नेट वर्किंग कैपिटल इज चालू संपत्ति चालू दायित्व से ज्यादा यानी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट है चालू दायित्व चालू संपत्ति से ज्यादा यानी एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी ओवर करंट एसेट्स। या फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति स्थायी दायित्व से ज्यादा यानी कि एक्सेस ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर फिक्स लायबिलिटी। या स्थायित्व दायित्व स्थायी संपत्ति से ज्यादा यानी एक्सेस ऑफ फिक्स लायबिलिटी ओवर फिक्स एसेट्स। तो देखिए होता क्या है ये, तो सबसे पहले देखिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी। नेट वर्किंग कैपिटल तो ये होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए करंट एसेट्स थी, तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर ग्रॉस आ गया है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो टोटल करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स को टोटल कर दीजिए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन अगर नेट आ गया तो नेट में आपका आएगा करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जितनी करंट एसेट्स ज्यादा होंगी करंट लायबिलिटीज दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो आंसर इज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम किसके मध्य संबंधों को परिभाषित करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन। तो मेमोरेंडम किससे करता है? कंपनी एवं इसके निदेशक के बीच।
कंपनी एवं इसके प्रवर्तक के बीच, कंपनी एवं इसके अंशधारियों के बीच, या कंपनी एवं इसके बाह्य पक्ष के बीच में। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें हो जाएगा आपका कंपनी एवं इसके अंशधारियों के बीच में। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन मेन चार्टर है, मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। तो इसका जो सबसे मेन संबंध होता है वो किससे होता है, शेयर होल्डर से होता है। तो कंपनी और इसके शेयर होल्डर से इसका मेन संबंध होता है। तो ये हो गया आपका पार्षद सीमा नियम का, आपका किससे है, पार्षद सीमा नियम का मध्य संबंध होता है कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स के बीच में। तो आंसर इज शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, चालू अनुपात 3:1 है, त्वरित अनुपात 1:1 है। तो चालू अनुपात दिया हुआ है 3:1 और त्वरित अनुपात यानी क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5 और 1 का। चालू दायित्व 1,80,000 है। अंतिम स्टॉक का मूल्य बताइए। ठीक है, तो करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए करंट रेशियो आपका क्या होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। अब करंट एसेट्स दिया हुआ आपको 3:1 तो 3/1 हो गया। करंट लायबिलिटी 1 है तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1,80,000 हो गया। तो 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5,40,000। 18 3 54। अब 5,40,000 आपकी करंट एसेट्स हो गई। जब 5,40,000 करंट एसेट्स हो गए तो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जी क्विक रेशियो आपका 1.5:1 है। तो क्विक एसेट्स कितनी हो गई आपकी 1.5। तो जब 1 इक्वल टू 180 हो गया तो 1.5 बराबर कितना हो गया क्विक एसेट्स, तो 1.5 से गुणा कर दीजिए तो 2,70,000। तो आपका क्विक तो कितना हो जाएगा आपका स्टॉक, तो आप 540 में से आप घटा दीजिए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो आंसर इज 2,70,000। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ऋण समता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। अब क्या होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, संपन्नता अनुपात यानी सॉल्वेंसी रेशियो है, कारोबार अनुपात यानी टर्नओवर रेशियो है, दक्षता अनुपात एफिशिएंसी रेशियो है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी बताता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी ने किए हैं उसको पेमेंट करने की क्या क्षमता है, उसकी क्या एफिशिएंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो। तो आंसर इज सॉल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो आपका कोई रेशियो क्या है वो बताता है शॉर्ट टर्म कार्य क्षमता यानी कि पेमेंट करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू द डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो होता है, शोधन क्षमता, कंपनी कितना लॉन्ग टर्म पेमेंट कर सकती है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। इनकम टैक्स एक्ट इज एनफोर्स इन इंडिया 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 जुलाई 1962 या 1 जनवरी 1961। अब देखिए जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडिया ये कब बना, ये बना ये है 1961 का, लेकिन असली में जो लागू हुआ ये हुआ 1 अप्रैल 1962। तो 1 अप्रैल 1962 इज द करेक्ट आंसर। तो इनकम टैक्स एक्ट एनफोर्स इन इंडिया 1 अप्रैल 1962। और वैसे इनकम टैक्स एक्ट पूछा जाए तो 1961 है। तो सही क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए प्रीमियम क्या है, जैसे डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो कुछ लेटर इशू करती है, वो डिवेंचर कहलाते हैं। ठीक है, लोन के अगेंस्ट ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है। तो ये लोन लेटर हो गया डिवेंचर। उस पर अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, और उसको हम उससे ज़्यादा में उसको इश्यू कर दें 110 में, तो 10 रुपये क्या हो गया, फेस वैल्यू से जितना पैसा ज़्यादा होगा वो प्रीमियम हो गया 10 रुपये। अब वो कह रहा है डिवेंचर प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू। अब ये जो प्रीमियम का 10 रुपये इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते, पूंजी हानि को अप्लीकेट करने में, अगर कोई कैपिटल लॉस हो जाए उसको अप्लीकेट करने में, या लाभांश भुगतान हेतु, या ऋण पत्र पर छूट को अप्लीकेट करने हेतु, यानी कि जो भी डिवेंचर पर आपका डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाभांश भुगतान हेतु, यानी कि जो भी हम डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपये का 110 में, तो जो प्रीमियम का पैसा जितना भी होगा 10 रुपये या जो भी वटेवर, तो उसको हम डिविडेंड में नहीं पे कर सकते। लाभांश भुगतान हेतु जो शेयर होल्डर को पे होता है उसमें नहीं कर सकते। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, लाभांश भुगतान हेतु नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, एक गैर सरकारी व्यवसायिक संगठन की पूंजी को सामान्यतः कहा जाता है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली कॉल्ड। अब देखिए जो एनपीओ होती है क्या होती है, एनपीओ ऐसी संस्थाएं होती है जैसे स्कूल्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए। ये क्या करते हैं, इनका मेन होता है फंड्स कलेक्ट करना। तो कैश फंड, इसका ऑप्शन है कैश फंड, वित्तीय कोष, या एकत्रित कोष, या इक्विटी। अब देखिए इक्विटी तो नहीं होता इनका, फाइनेंशियल रिजर्व भी नहीं होता, कैश फंड भी नहीं होता। ये करते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, यानी कि इकट्ठा करते हैं। इनको जो भी डोनेशन मिलता है गवर्नमेंट से, सब्सिडी मिलती है या डोनेशंस मिलता है, या कोई फंड इकट्ठा करते हैं, चाहे बिल्डिंग के लिए फंड मिला हो, चाहे वो मैच फंड के लिए मिला हो, किसी भी चीज़ के लिए। तो एकत्रित कोष इनका मेन सोर्स होता है कैपिटल का। तो आंसर हो जाएगा एकत्रित कोष। अगला प्रश्न है, एक प्रबंधक को कमीशन देने के बाद बचे शुद्ध लाभ का, कमीशन देने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलता है। तो फर्म का सकल लाभ 8,000 रुपये और बिक्री वे 5,900 है। तो बताइए उसे कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं,
सबसे पहले देखिए 8,000 तो आपका सकल लाभ है। अब देखिए आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपका जीपी कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, तो जीपी आपका है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, पीएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। तो आपका पीएल अकाउंट में कितना चला गया, आपने पीएल अकाउंट में क्रेडिट में जीपी लिख दिया 8,000 रुपये। अब उसके जो 5,000 रुपये बिक्री हुए है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो आप उस 5,900 घटाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस 5,900। तो कितना हो जाएगा आपका इसका, ये हो जाएगा 2,100। अब वो कह रहा है कि 5% इसमें कमीशन दीजिए, तो हम इसमें 5% कमीशन लगा देंगे 5/100। लेकिन उसने कहा है कि कमीशन देने के बाद बचे शुद्ध लाभ का 5%, तो ऐसे में हम नीचे +5 कर देंगे, क्योंकि हमें बचे लाभ का 5% निकालना है ताकि वो कैलकुलेट सही हो। तो कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2,100 रुपये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2,100 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अभी घटाया था हमने 8,000 में से 5900 रुपये इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस, तो 1/5/105। तो जब भी कमीशन बचे हुए के लाभ के बाद पूछा जाएगा तो हमेशा नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करेंगे। तो 5 2 10, 5 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21 एकम 21 और 2 जीरो आ गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 100 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 100 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, किस पर जीएसटी दे नहीं है, जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन। ठीक है, जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और एक वन कंट्री वन टैक्स लागू किया था, किसने किया था, भारत सरकार ने, 1 जुलाई 17 में। अब इसका क्या है कि गुड्स सर्विस टैक्स जो है किस पर नहीं लगेगा, शैक्षिक सेवाओं पर, होटल एवं रेस्टोरेंट पर, परिवहन सेवाओं पर या टेलीफोन सेवाओं पर। अब देखिए टेलीफोन सेवाओं पर भी आपका लगता है, परिवहन ट्रांसपोर्ट पे भी लगता है और होटल पे भी लगता है। ठीक है, किसी भी 18% है, किसी में 0% भी है, 5% भी रेट है, 12% भी है, 18 और 28 मैक्सिमम है, तो 18% एवरेज लग जाता है इनमें। लेकिन शैक्षिक सेवाओं पर इसमें छूट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीएसटी किस पर पेबल नहीं है, शैक्षिक सेवाओं पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एजुकेशनल सर्विसेज। अगला प्रश्न है, लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद दिखाई जाती है, व्हाट इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत अच्छा प्रश्न है। आयकर हेतु प्रावधान, संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, ऋण पत्रों पर ब्याज या लाभांश। अब देखिए जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं आपकी कंपनी में उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें, उनको प्रॉफिट दे सकें, तो इसमें आंसर हो जाएगा लाभांश, क्योंकि लाभांश किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो हम लाभांश दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे लाभांश, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसको बांटा जाता है, पार्टनर्स को। और फ्रॉम अपने पीएल ऑप्शन के जरिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का पार्ट क्या है, डिविडेंड, तो आंसर हो जाएगा लाभांश। लाभांश को दिखाया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते में। अगला प्रश्न है, अधिकार अंश किन्हें प्रस्तावित किए जाते हैं, अधिकार अंश किन्हें प्रस्तावित किए जाते हैं, द राइट शेयर्स। ऑप्शन है, कंपनी के निदेशकों को, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के ऋण पत्रधारियों को यानी कि डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कंपनी, या कंपनी के लेनदारों को, या वर्तमान अंशधारियों को, कंपनी के जो वर्तमान अंशधारी उनको। तो देखिए इसका सही उत्तर है कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को। तो कंपनी जो राइट है वो किसको अधिकार देती है कि जो पहले से वर्तमान आपके अंशधारी हैं उनको राइट शेयर इशू करती है, ठीक है, कुछ कम कीमत पे। तो सही उत्तर हो जाएगा राइट शेयर्स इशू टू एग्जिटिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, वाई इज द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इक्वल। पहला ऑप्शन है संपत्ति एवं दायित्वों के बराबर होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है दोहरा लेखा प्रणाली के कारण, तीसरा है तलपट के सही होने के कारण, और चौथा है उपरोक्त सभी। अब देखिए उपरोक्त सभी लग रहा है लेकिन इसमें मेन है दोहरा लेखा प्रणाली के कारण, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेशियोली ने डेबिट और क्रेडिट रूल दिया था, इन्होंने जो फादर ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड में अमाउंट जाएगी, एक क्रेडिट में, दोनों सेम अमाउंट जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी क्रेडिट होगी, तो जितने टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज आएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली के कारण, सही आंसर। अगला प्रश्न है, विदुर प्राइवेट लिमिटेड का चालू अनुपात 3:2 है, 3:2 अनुपात है, ठीक है, विदुर प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, उसका अनुपात चालू करंट रेशियो क्या 3:2 है। लेखाकार यानी अकाउंटेंट चाहता है उसको 2:1 करना, 2:1 करना चाहता है, तो वो क्या चुनेगा, करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इज 2:1। अब देखो 3:2 है, उसको 2:1 मेंटेन करना चाहता है। अब आगे देखो क्या है, वो कह रहा है कि विच ऑप्शन ही विल सेलेक्ट। अब 3:2 रेशियो करंट, उसको 2:1 लाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है वो देय बिलों का भुगतान करेगा, उधार माल खरीदेगा, अल्पकालीन ऋण देगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए अल्पकालीन ऋण लेगा तो उससे कैश बढ़ जाएगा, तो करंट रेशियो वैसे ही बढ़ जाएगा।
उधार माल खरीदेगा तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल करता है, अगर वो पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल करता है तो उससे क्या होगा कि जब वो बिल्स का पे करेगा तो उसकी लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी और उसके पास से कैश चला जाएगा, तो कैश भी माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। तो उससे जो उसका 3-2 है ये 3-2 पे पहुंच जाएगा, 2-1 पे पहुंच जाएगा, तो वो करेगा बिल्स पेबल का पेमेंट। तो बिल्स पेबल से क्या होगा, जिन बिलों का भुगतान करना है उसमें कैश पेमेंट कर दीजिए, तो कैश डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी। जब आप अपना लायबिलिटी डिक्रीज, करंट लायबिलिटी है बिल्स पेबल, उसको पे करेंगे तो आपका जो है 2 का 1 हो जाएगा, यानी कि वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इज फर्स्ट, दे बिलों का भुगतान। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित लाभांश कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेड ऑफ आरक्षित और अधिकृत शीर्षक के अंतर्गत रिजर्व सरप्लस, या अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, या अंडर द हेड ऑफ प्रोविजंस, या अदर लायबिलिटीज। तो इसका उत्तर है प्रावधान। तो जितना भी हमारा ये आपका जो ये प्रोपोज डिविडेंड है ये दिखाया जाता है प्रोविजन के अंतर्गत, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मिस्टर अमन एक साझेदार 4,000 रुपये प्रत्येक तिमाही यानी क्वार्टरली शुरू में आहरित करता है, यानी इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ। यदि आहरण पर ब्याज 8% सालाना हो तो कुल ब्याज कितना होगा, यानी अमन विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो 4,000 रुपये निकाल रहा है क्वार्टरली। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितने मंथ के बराबर ब्याज लगेगा। तो देखिए 4,000 रुपये निकाल रहा है क्वार्टरली, यानी कि 12 महीने होते हैं तो तीन हर 3 महीने में निकालेगा, तो कितनी बार निकाल रहा है, 3 4 12, 3 महीने में, हर 3 महीने में वो 4 बार निकालेगा टोटल साल में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 16,000 ड्राइंग हो गई टोटल साल की। ठीक है, अब 16,000 रुपये हम कितना ब्याज लगाएंगे, 16,000 रुपये हम लगाएंगे 8%। ठीक है, लेकिन हम कितने मंथ के बराबर लगाएंगे, इसका रूल भी तो होगा। अब देखिए इसका रूल निकालते हैं कि कितने महीने के बराबर होगा। वो निकाल रहा है शुरू में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में अगर वो निकाल रहा है तो कब निकाल रहा है, फर्स्ट ड्राइंग वो जनवरी में निकाल रहा है। और कितने महीने तक उसके पास रहेगा ये पैसा, ये रहेगा उसके पास 12 महीने की। और वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा क्वार्टरली, लास्ट क्वार्टरली कब बनेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के स्टार्टिंग में अक्टूबर में निकालेगा 1 तारीख को, तो कितने महीने रहेगा उसके पास ये पैसा, 3 महीने। तो 3 जोड़ दीजिए अपॉन 2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो 12 प्लस 3/12 कितना होगा, 15/2, तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो हम कैसे लगाएंगे, देखो 16,000 का टोटल ड्राइंग हो गया अभी निकाला था, 8/100 करेंगे और 7.5 महीने, 7.5 को आप 15/2 भी लिख सकते हैं और 12 तो आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो कैसे काटेंगे इसको, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 2 से 8 को काट दीजिए, 4 आ गया, 4 से 12 काट दीजिए, 3 आ गया। ठीक है, फिर 3 को 15 से काट दीजिए, 5 आ गया। तो 16 5 जा 8 80, तो आपका आ गया 800 रुपीज़। तो इजी कैलकुलेशन करिए तो आंसर हो जाएगा डी 800। ठीक है, तो आंसर इज 800 रुपीज़। अगला प्रश्न है, सेबी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक निर्गमित अंशपत्र की आवेदन राशि निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन इश्यू ऑफ प्राइस ईच ईयर, 10%, 15%, 25% या 50%। तो इसका सही उत्तर है 25%। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी आपकी 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड इज विनियोजित या प्रयुक्त पूंजी क्या है, समता, दीर्घकालीन ऋण, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जैसे बैलेंस शीट आपकी, तो इसमें इक्विटी और प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों जुड़ती हैं। इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी घटा दें तब भी आपकी जो है इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट बचता है। तो आंसर हो जाएगा इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त दोनों, क्योंकि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू विनियोजित पूंजी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। इसको दूसरे तरीके से हम निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, एक ग्राहक से लौटे हुए अनादृत चेक की प्रविष्टि होगी। एक ग्राहक से लौटे हुए अनादृत जो कि डिसऑनर है उसकी प्रविष्टि रिकॉर्ड कैसे होगी, क्रय वापसी बही में, विक्रय वापसी बही में, या 3 रोकड़ वाले बही में, या जनरल प्रॉपर में। अब देखिए जैसे एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, अंतिम लेखे वाली एंट्री है, ठीक है, या आपका क्लोजिंग स्टॉक ये सब है, तो ये आपका क्रय वापसी बही में भी नहीं होता है, विक्रय वापसी बही में नहीं होता। यानी कि जिनकी एंट्रीज सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं होती, उन्हें हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी चेक डिसऑनर होते हैं उनको हम जनरल प्रॉपर में दिखाते हैं, प्रमुख जर्नल में दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इफ फर्म अर्न्स,
अगर औसत लाभ एक कंपनी का 1,10,000 रुपये एक फर्म का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, एसेट्स ऑफ द फर्म है 11 लाख रुपये और लायबिलिटी है 1 लाख रुपये, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी कितना होगा। अब देखिए इसको निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या निकल जाएगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे गुडविल निकल जाएगी आपकी। तो अब देखो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखिए 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट है, तो 1,10,000 का इंटू 100 करिए, नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए 10 और माइनस कर दीजिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि 11 लाख माइनस 1 लाख यानी 10 लाख। तो 10 लाख में से आपने क्या करना है, इसको घटाना किससे है, इसका कैपिटलाइज से। 1,10,000 का 100 इंटू अपॉन 10 कर दो तो आपका 11 लाख आ गया, और 11 लाख में 10 लाख गए 1 लाख, तो कितनी गुडविल आ जाएगी, आंसर इज डी 1 लाख रुपए। तो CV माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, आंसर इज 1 लाख। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2013 को वीरेश को 6,000 रुपये का माल 10% व्यापारी एवं 3% नगद पट्टे की शर्तों पर बेचा गया तथा माल भेजने पर 500 रुपये की गाड़ी भाड़ा चुकाया, जिसे वीरेश से लेना था। 5 अप्रैल 2013 को वीरेश से आधी भुगतान राशि प्राप्त हुई तो रोकड़ खाता जमा किया जाएगा। अब देखिए कितने का सामान है आपका, 6,000 रुपये का। अब 6,000 में सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 600 रुपये। अब 600 रुपये को सबसे पहले किस में घटा दीजिए, 6,000 रुपये में 600 घटा दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट जिसका लेखा नहीं होगा तो 5400 का सामान हो गया जी। अब इस 5400 रुपये में 3% आप कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 16, 162 रुपये हो गया जी। अब हम 5400 रुपये में से हमने क्या करना है, 162 रुपये घटा देने हैं कैश डिस्काउंट के, तो कितना बचा आपका, 10 में से 2 गए 8, 9 में से गए 3 और 3 में से गया 2, 5238। अब 5238 बच गया आपके, ठीक है। अब 5238 में हमने क्या करना है, उसने कहा जी इसमें खर्चा लिया जाएगा वीरेश से 500 रुपये, ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, ये खर्चा कौन देगा, परचेजर देगा। तो कितना टोटल बन गया बिल उसके प्रति, ये बन गया 5738। अब 5738 रुपये देने जी उसने, किसने, वीरेश ने। तो 5738 किसका बिल बना, वीरेश के नाम। अब वीरेश ने आधा पेमेंट कर दिया जी, तो आधा पेमेंट कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2869। तो देखिए ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बनता है 2950। तो कैश बुक कैश में हम कितना जमा करेंगे, 2950, 2869, 3250 या 2700। तो अभी हमने कितना निकाला था 5738, उसका आधा कितना होता है 2869। तो वीरेश को अब कितना भुगतान किया उसने, 2869, इससे हम कैश अकाउंट को जमा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आंसर इज बी। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक अवकाश प्राप्त साझेदार लाभ पाने का अधिकार रखता है यदि उसके बकाया अदद है का वर्णन भारतीय साझेदारी नियम 1932 की किस धारा में वर्णित है। एज पर सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए रिटायरिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो भी जाता है और उसके कुछ ड्यूज अनपेड रिमेन है, अनपेड मतलब आदत है, तो भी उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो किस धारा में है, 52, 42, 37 या 48। अब देखिए 42 में तो ये वर्णन है कि कभी अगर मालिक किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म आपकी डेसोल्यूट हो जाएगी, उसका समापन हो जाएगा, ठीक है। 48 में बताया गया है कि जो एसेट्स होती है, कंपनी डेसोल्यूट हो रही है, समाप्त हो रही है, तो सबसे पहले पेमेंट आउटसाइडर का किया जाएगा, थर्ड पार्टी का। फिर जो पार्टनर्स ने लोन दिया उसका पेमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका पेमेंट होगा उनकी कैपिटल्स का, लास्ट में कुछ बचता है तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट रेशो में। और जो 52 है इसमें यह बताया गया कि अगर कोई पार्टनर किसी कपट के कारण या किसी उपेक्षा से फर्म का लॉस करता है तो उसको वो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी फर्म को, वो 52 में है। तो आंसर हो जाएगा 37। 37 में ये है कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको, अगर उसका कुछ ड्यूज है, उसका कुछ अकाउंट सेटलमेंट पूरा नहीं है, उसका पूरा अकाउंट जो है, कुछ अकाउंट्स में उसका अनपेड है कुछ अमाउंट, तो उसको प्रॉफिट पाने का अधिकार है। और ये किसमें बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37। तो ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड 37। तो आज के लिए बहुत है इतना। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इस प्रकार से क्वेश्चन की कलेक्शन हम लाते रहेंगे, आप लाभान्वित होंगे। अच्छी तरह मेहनत करिए, समय कम है, और वीडियो को अंत तक देखें, 1 बाय 1 क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए, ठीक है। और धन्यवाद।